वीके दत्ता सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अब ग्राउंड ऑपरेशन की बात हो रही है, जिसका जिक्र 4 दिन पहले से हो रहा था, ये कितना ज्यादा घातक हमास के लिए साबित हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन अगर कहा जाए? देखिए, ऐसा है कि किसी भी जमीन के अंदर जाके अगर आपने टारगेट का पूरा सफाया करना है, वो एयर अटैक से अलोन नहीं होता है। उसको ख़त्म करने के लिए हमको ग्राउंड फोर्सेस ज़मीन में भेजनी पड़ती हैं और उस एरिया को पूरा सैनिटाइज करके अगर वहाँ पे कोई दुश्मन है उसको ख़त्म किया जाएगा। तो इसलिए ये जो ग्राउंड ऑपरेशन है ये बड़ा डेलिबरेटली प्लान किया जाएगा और इजराइल की जो IDF है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, वो बिल्कुल एकदम जो प्लान तरीके से एडवांस करेंगे ताकि उनके लोगों की कम से कम नुकसान हो, क्योंकि फाइटिंग इन बिल्डअप एरिया एक बड़ा डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है। और आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन की जंग में बाखमुत में जो बिल्डअप एरिया था, 5-6 महीने लड़ाई लड़ी वहाँ पे दोनों कंट्रीज़ ने, और पूरा वो शहर बर्बाद हो गया। उसी प्रकार जब एक ग्राउंड फोर्स अंदर जाती है, पहले एयर स्ट्राइक हुई है, आर्टिलरी फायर होगा, आर्मर जाएगा, आर्मर के साथ में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जाएगी और एरिया को क्लियर करते करते हमास की जितनी पॉकेट्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा, हमास के लड़ाकों को मारा जाएगा। ऑपरेशन जो अभी इजराइल ने शुरू किया है, जब तक हमास को पूरी तरह से वो ख़त्म नहीं कर देंगे गाज़ा में, ये ऑपरेशन नहीं रुकने वाला। चाहे कोई और मुल्क इनके साथ जुड़ जाए या मदद करे, चाहे सीरिया हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे ईरान उधर से आए, लेकिन इजराइल हमास को खत्म करके ही रुकेगा। बिल्कुल। और वीके दत्ता सर, आपकी ही बात को आगे बढ़ाती हूँ कि मुझे वो दिन याद आता है 1972 में। अगर देखें तो म्यूनिख में जिस तरह से इजरायली खिलाड़ियों को टारगेट किया गया था, 20 साल तक इजराइल ने उसका बदला लिया है। मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाह रही हूँ तूर सर, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि देखिए, सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि हमला किया गया, बदला कैसे लिया जा रहा है। सवाल तो इस बात का है कि उस आतंक को खत्म करना है जो मानवता के खिलाफ है, और इस बात को पूरी दुनिया को समझना होगा, ईरान को भी समझना होगा, तमाम उन मुल्कों को भी समझना होगा जो हमास का साथ दे रहे हैं। देखिए श्वेता, इसमें ये कारण क्या है कि इजराइल ने बोला है कि उत्तरी गाजा पट्टी को खाली कर दिया जाए? क्योंकि वो स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनका टारगेट वहां के लोकल फिलिस्तीनी सिविलियन नहीं है, और बचेंगे तो वही जो हमास फाइटर हैं। दूसरा, मैंने आपको ये भी बोला था कि ये मोसुल पार्ट 2 होने वाला है। जो इन्होंने सुरंगें बना के रखी हैं, जो इंटरकनेक्टिंग बिल्डिंग्स और सोसाइटीज तक अलग अलग इंटरकनेक्टिंग सुरंगें हैं, उसमें से लड़ाई होगी। हाई राइज जो बची हुई बिल्डिंग्स हैं उनमें से स्नाइपर फायर आएगा, रॉकेट्स फायर होंगे इन पे, स्नाइपर होएगा। स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो होते हैं कि उस इलाके में जहां पे कि एक इन्फेंट्री सोल्जर को जाना ही पड़ेगा, उसके पास और कोई चॉइस नहीं होगी क्योंकि और कोई रास्ता नहीं होगा सिवाय उसके। तो उन रास्तों पे स्नाइपर्स इनके नियुक्त होंगे। टनल्स यहाँ पे इनके पहले एक्टिवेटेड होंगे, फिर बूबी ट्रैप्स होंगे, माइंस होंगी, ठीक है। उसके बाद इनके पास आर्म्ड ड्रोन्स भी हैं। आप ये मत भूलिए कि इनके पास घातक सुसाइड ड्रोन्स भी हैं अभी भी, और वो ऐसी जगहों पे रखे जा सकते हैं जाकि छोटी सी खिड़की से भी है अगर उसे निकालेंगे तो इनके सोल्जर्स की कैजुअलिटीज, टैंक्स की कैजुअलिटीज। बिल्कुल मेजर टूर, सबसे बड़ा खतरा यही है। और मेजर जनरल संजय सोई भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। सर, एक सवाल ये भी है कि कॉम्बैट सिर्फ एक तरफ से नहीं करना है, अब ये 3 फ्रंट वॉर होता दिखाई दे रहा है। तो जब बिल्डअप एरिया में कॉम्बैट होता है, जैसा कि दत्ता सर भी बता रहे हैं, मेजर टूर भी बता रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या 3 लाख सैनिक काफी हैं उसे पूरा करने के लिए? ये मुझे ऐसा है कि ये वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसे मेरे पहले के 2 वक्ताओं ने बताया। तो यहाँ पर तीनों तरफ से हमला करना पड़ेगा। समुद्र की तरफ से भी हमला होगा, जमीन से भी हमला होगा, हवा से हमला चल रहा उसको और बढ़ाना पड़ेगा, और जो आर्टिलरी की क्लोज सपोर्ट, जो ड्रोन्स, मिसाइल, हर तरह का हमला होगा। क्योंकि जैसा कि अभी मेजर सूर्य बता रहे थे और जनरल दत्ता बता रहे थे कि जब ये बिल्डिंगें टूटेंगी तो हालांकि चाहे बिल्डिंग गिरती हो, लेकिन उनके खंडर भी एक तरह से शेल्टर देते, सपोर्ट देते, उनके पीछे से फायर कर सकते हैं। टनल से वॉरफेयर होगा, आईडी, बॉम्ब ब्लास्ट। और एक जो खतरा जहां पर सबसे बड़ा खतरा निकल के आ रहा है, जो भी इन्होंने अब तक शायद तुरुप का पत्ता इस्तेमाल नहीं किया है, वो है ड्रोन्स का। और जब उनके टैंक सामने आगे बढ़ते हैं, अभी जैसे आपका गुरसिमरन जी शाम को दिखाते बड़ी फ्रंट लाइन से कि किस प्रकार से टैंक्स और बाकी चीजें लाइन अप है, जब ये आगे बढ़ते हैं
तो वो कवर के द्वारा एक बहुत बड़ा एक्सपोज हो जाते हैं ड्रोन वॉरफेयर के लिए। जैसे हमने अजरबैजान अर्मेनिया वॉर में देखा था कि अजरबैजान ने किस प्रकार से ड्रोन के द्वारा ये अर्मेनिया के सभी टैंक्स और गन्स को भारी संख्या में नुकसान पहुंचाया था। यूक्रेन रशिया यूक्रेन में भी देखा कि ड्रोन का किस प्रकार से इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर अभी ड्रोन का इस्तेमाल ज्यादा नहीं हुआ है, तो क्या ड्रोन के खिलाफ भी आयरन डोम सक्सेसफुल होगा? और जब टैंक्स निकल के गाजा पट्टी में अंदर जाते हैं तो वो एक एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये एक इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा बड़ा चैलेंज है जो वहां की सिविल पॉपुलेशन, आम जनता, हालांकि उन्होंने कह दिया नॉर्थ से खाली करके साउथ जाओ, नॉर्थ से खाली करके इजराइल ने अपनी जिम्मेदारी कर दी, हम सिविलियन पे हमला नहीं करना चाहते, लेकिन जाएंगे कहाँ? आपके वीडियो दिखाने के लोग जा रहे हैं, भगे जा रहे हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा क्योंकि वो चाहेंगे कि सिविल पॉपुलेशन को ढाल बनाए। जितना लंबा युद्ध चलेगा दुनिया में वो चाहेंगे मुस्लिम देशों की सपोर्ट मिले। कुछ देशों का, जैसे मैं शाम को आपके चैनल में देख रहा था, जॉर्डन में हो रहा है, इराक में आंदोलन चल रहे हैं, ईरान में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि और लोग मिले और आगे बढ़ के आए, दुनिया में सिंपैथी लेने की कोशिश करेंगे। तो जितना लंबा युद्ध चलेगा इजराइल के लिए उतनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, तो यही कारण है, और लेकिन ये चैलेंज बहुत बड़ा है। बिल्कुल।